दोस्तों, आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जो रियलिटी भी है और जिसे अक्सर लोग अनदेखा कर देते हैं। ट्रेडर्स की सच्ची कहानी। तो उससे पहले कि तुम रिलैक्स होकर बैठो, एक छोटा सा काम कर दो। अगर तुम्हें सच में मजा आता है तो वीडियो को लाइक कर दो, और जब तुम्हें मेरी बात दिल से अच्छी लगे तो सब्सक्राइब भी कर देना। कमेंट करके ये भी जरूर बताओ कि तुम कहां से देख रहे हो और कौन सी ट्रेडिंग करते हो, जैसे इंट्राडे ट्रेडिंग, ऑप्शंस ट्रेडिंग, क्रिप्टो ट्रेडिंग या फिर कोई और ट्रेडिंग। ये जानना हमेशा मजेदार लगता है कि दुनिया भर से कौन कौन हमारे साथ जुड़ा है। और अब चलो धीरे धीरे इस वीडियो को शुरू करते हैं। राज एक 22 साल का लड़का था जो बिहार के छोटे से शहर से दिल्ली पढ़ने आया था। वो कॉलेज में इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा था, लेकिन उसका मन हमेशा पैसे कमाने के तरीकों में लगता था। एक दिन वो अपने दोस्त के साथ कैंटीन में बैठा था जब उसके दोस्त ने कहा कि शेयर मार्केट में पैसा लगाकर बहुत पैसा कमाया जा सकता है। राज ने पहले कभी शेयर मार्केट के बारे में सुना था, लेकिन कभी समझने की कोशिश नहीं की थी। उस रात राज अपने कमरे में लेटा हुआ सोच रहा था कि क्या वाकई शेयर मार्केट से पैसा कमाया जा सकता है। वो अपने फोन पर गूगल करने लगा और देखा कि कई लोग शेयर मार्केट से लाखों रुपए कमा रहे हैं। उसने यूट्यूब पर वीडियो देखना शुरू किया और पता चला कि ट्रेडिंग एक ऐसी चीज है जिससे रोज पैसा कमाया जा सकता है। राज का दिमाग तेज था और वो समझ गया कि अगर वो ट्रेडिंग सीख जाए तो वो अपने पापा से पैसे मांगना बंद कर सकता है। अगले दिन राज ने अपने कॉलेज की लाइब्रेरी में जाकर शेयर मार्केट की किताबें पढ़ना शुरू किया। उसने सबसे पहले ये समझने की कोशिश की कि शेयर मार्केट क्या होता है। उसने पढ़ा कि शेयर मार्केट एक जगह है जहां कंपनियों के हिस्से खरीदे और बेचे जाते हैं। जब किसी कंपनी का बिजनेस अच्छा चलता है तो उसके शेयर की कीमत बढ़ जाती है, और जब बुरा चलता है तो कीमत गिर जाती है। राज को लगा कि ये तो बहुत आसान है। राज ने देखा कि ट्रेडिंग दो तरह की होती है, एक इन्वेस्टमेंट जहां लोग लंबे समय के लिए शेयर रखते हैं, और दूसरी ट्रेडिंग जहां लोग कुछ मिनट या घंटों में शेयर खरीदकर बेच देते हैं। राज को ट्रेडिंग ज्यादा दिलचस्प लगी क्योंकि इसमें रोज पैसा कमाया जा सकता था। वो समझ गया कि ट्रेडिंग में स्पीड और सही टाइमिंग बहुत जरूरी है। राज ने अपने फोन में कुछ ट्रेडिंग ऐप डाउनलोड किए। सबसे पहले उसने जेरोधा का ऐप डाउनलोड किया क्योंकि उसने सुना था कि यह सबसे अच्छा है। उसने देखा कि ऐप में बहुत सारे शेयर्स की लिस्ट थी और उनकी कीमतें लगातार बदल रही थीं। राज के लिए यह सब नया था, लेकिन वो बहुत एक्साइटेड था। उसने देखा कि कुछ शेयर्स ग्रीन कलर में थे, यानी उनकी कीमत बढ़ रही थी, और कुछ रेड कलर में थे, यानी गिर रही थी। राज ने सोचा कि अगर वो ग्रीन कलर वाले शेयर्स खरीदे तो उसका पैसा बढ़ जाएगा। लेकिन जब उसने ट्रेडिंग अकाउंट खोलने की कोशिश की तो पता चला कि उसे पैन कार्ड और बैंक अकाउंट की जरूरत है। राज के पास पैन कार्ड था, लेकिन उसके बैंक अकाउंट में सिर्फ 5,000 रुपए थे जो उसके पापा ने भेजे थे। उसने सोचा कि वो इन 5,000 से शुरुआत करेगा। राज ने अगले दिन अकाउंट खोलने की प्रोसेस शुरू की। उसे वेरिफिकेशन के लिए 2 दिन इंतजार करना पड़ा। इन 2 दिनों में वो लगातार यूट्यूब पर ट्रेडिंग के वीडियो देखता रहा। उसने सीखा कि चार्ट कैसे पढ़ते हैं। चार्ट में कैंडलस्टिक होती हैं जो बताती हैं कि शेयर की कीमत कैसे मूव कर रही है। ग्रीन कैंडल का मतलब है कि कीमत बढ़ रही है, और रेड कैंडल का मतलब है कि गिर रही है। जब राज का अकाउंट एक्टिव हो गया तो वो बहुत खुश हुआ। उसने सबसे पहले रिलायंस का शेयर देखा क्योंकि ये एक बड़ी कंपनी थी। रिलायंस का शेयर उस दिन 200 रुपए पर था। राज ने सोचा कि अगर वो 2 शेयर खरीदे तो उसके 5,000 रुपए का ज्यादातर हिस्सा खर्च हो जाएगा। उसने इंटरनेट पर पढ़ा था कि नए ट्रेडर को छोटी मात्रा में शुरुआत करनी चाहिए। राज ने टाटा स्टील का शेयर देखा जो 100 रुपए के आसपास था। उसने सोचा कि इसमें वो 50 शेयर खरीद सकता है, लेकिन जब उसने चार्ट देखा तो समझ नहीं आया कि यह कीमत ऊपर जाएगी या नीचे। उसने यूट्यूब पर देखे गए वीडियो याद किए और सोचा कि अगर चार्ट में ग्रीन कैंडल ज्यादा है तो कीमत ऊपर जाने के चांसेस हैं। राज ने अपना पहला ट्रेड 11 बजे सुबह किया। उसने टाटा स्टील के 50 शेयर 105 रुपए में खरीदे। उसके दिल की धड़कन तेज हो रही थी क्योंकि यह उसका पहला ट्रेड था। खरीदने के बाद वो हर मिनट अपने फोन को चेक कर रहा था कि कीमत क्या हो रही है। शुरू के 10 मिनट में कीमत 106 हो गई और राज को लगा कि वो जीत गया है, लेकिन 15 मिनट बाद कीमत वापस 105 पर आ गई और फिर 104 पर गिर गई। राज घबरा गया और उसने सोचा कि कहीं उसके सारे पैसे ना चले जाएं। उसने झट से अपने शेयर 104 में बेच दिए। इसमें उसे 50 रुपए का नुकसान हुआ और ब्रोकरेज मिलाकर कुल 75 रुपए का लॉस हुआ। राज को बुरा लगा, लेकिन उसने सोचा कि ये तो शुरुआत है। राज ने दोपहर में फिर से ट्रेड करने की सोची। इस बार उसने इन्फोसिस का शेयर देखा जो 1400 रुपए था। उसने 3 शेयर खरीदे 14/5 में और सोचा कि अगर ये 14/10 हो जाए तो वो बेच देगा, लेकिन शेयर की कीमत 1400 से नीचे जाने लगी। 13/22 पर पहुंचने पर राज ने पैनिक में आकर शेयर बेच दिए। इसमें भी उसे 150 रुपए का नुकसान हुआ।
शाम तक राज के 5,000 में से 4,500 बचे थे। वो बहुत परेशान था और सोच रहा था कि कहीं उसने गलत काम तो नहीं शुरू किया। उसने अपने दोस्त को फोन किया जिसने उसे ट्रेडिंग के बारे में बताया था। दोस्त ने कहा कि शुरुआत में नुकसान होना नॉर्मल है और राज को धैर्य रखना चाहिए। उस रात राज ने बहुत सोचा और फैसला किया कि वो ट्रेडिंग को सही तरीके से सीखेगा। उसने गूगल पर सर्च किया कि सफल ट्रेडर कैसे बनते हैं। उसने पढ़ा कि ट्रेडिंग एक स्किल है जिसे सीखने में समय लगता है। सबसे जरूरी चीज है रिस्क मैनेजमेंट, यानी ये जानना कि कितना पैसा रिस्क में डालना है। राज ने अगले दिन से एक नया तरीका अपनाने का फैसला किया। वो सिर्फ पेपर ट्रेडिंग करेगा, यानी असल में पैसा नहीं लगाएगा, बल्कि सिर्फ चार्ट देखकर प्रैक्टिस करेगा। उसने एक नोटबुक में अपने ट्रेड्स का रिकॉर्ड रखना शुरू किया। कौन सा शेयर किस टाइम खरीदा, किस कीमत पर बेचा और क्यों ये फैसला लिया। राज ने अगले दिन सुबह 6 बजे अपनी आंख खोली और सबसे पहले अपने फोन में शेयर मार्केट की न्यूज चेक की। वो समझ गया था कि ट्रेडिंग सिर्फ 9:15 से 3:30 तक ही नहीं होती, बल्कि इसकी तैयारी रात से ही शुरू हो जाती है। उसने देखा कि आज सेंसेक्स गिरकर खुलने वाला है क्योंकि अमेरिकी मार्केट में गिरावट आई थी। राज ने यूट्यूब पर एक वीडियो देखा था जिसमें बताया गया था कि ग्लोबल मार्केट का भारतीय मार्केट पर बहुत असर पड़ता है और अगर अमेरिका और चाइना के मार्केट गिरते हैं तो भारत का मार्केट भी गिरता है। राज को ये बात समझ आ गई थी कि ट्रेडिंग सिर्फ भारत की खबरों से नहीं चलती, बल्कि पूरी दुनिया की खबरों का असर होता है। राज ने अपने कॉलेज के दोस्त अमित को फोन किया और कहा कि वो आज क्लास नहीं आएगा क्योंकि उसे मार्केट की पढ़ाई करनी है। अमित ने कहा कि राज पागल हो गया है और उसे पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए, लेकिन राज का मन पूरी तरह से ट्रेडिंग में लग गया था। उसने फैसला किया था कि वो इसमें एक्सपर्ट बनकर ही रहेगा। राज ने अपने कमरे में एक छोटा सा सेटअप बनाया। उसने अपना लैपटॉप टेबल पर रखा और 2 चार्ट खोले। एक चार्ट में वो निफ्टी देख रहा था और दूसरे में बैंक निफ्टी। उसने पढ़ा था कि ये दोनों इंडेक्स पूरे मार्केट की दिशा बताते हैं। अगर निफ्टी ऊपर जाता है तो ज्यादातर शेयर्स भी ऊपर जाते हैं। 9:15 बजे जब मार्केट खुला तो राज ने देखा कि निफ्टी 200 पॉइंट गैप डाउन खुला है। उसने समझ लिया कि आज मार्केट में गिरावट होगी, लेकिन उसने कल रात पढ़ा था कि गैप डाउन ओपनिंग के बाद कभी कभी मार्केट ऊपर भी आता है। इसे गैप फिलिंग कहते हैं। राज ने अपनी नोटबुक निकाली और पेपर ट्रेडिंग शुरू की। उसने 9:30 बजे निफ्टी को 7800 लेवल पर शॉर्ट किया, यानी उसने सोचा कि ये और नीचे जाएगा। 15 मिनट बाद निफ्टी 750 पर आ गया तो राज को अपनी पेपर ट्रेडिंग में 50 पॉइंट का फायदा हुआ। उसने अपनी नोटबुक में लिखा कि अगर ये रियल ट्रेड होता तो उसे 200 रुपए का प्रॉफिट होता। राज को लगा कि वो सही दिशा में जा रहा है। उसने फिर से निफ्टी का चार्ट देखा और पाया कि 17,700 एक मजबूत सपोर्ट लेवल है। उसने सोचा कि अगर निफ्टी 17,700 के नीचे जाता है तो और भी गिरेगा, लेकिन अगर 17,700 पर सपोर्ट मिलता है तो वापस ऊपर भी आ सकता है। 11 बजे तक निफ्टी 17,700 के ऊपर ही ट्रेड कर रहा था। राज ने देखा कि कुछ बड़े शेयर्स जैसे रिलायंस और टाटा स्टील में खरीदारी आ रही है। उसने समझ लिया कि बड़े इन्वेस्टर्स को लगता है कि मार्केट में और गिरावट नहीं होगी। राज ने अपनी नोटबुक में लिखा कि ऐसे टाइम पर वो भी खरीदारी कर सकता था। राज ने देखा कि ट्रेडिंग में वॉल्यूम बहुत महत्वपूर्ण है। वॉल्यूम का मतलब है कि कितने शेयर्स खरीदे बेचे जा रहे हैं। जब कीमत बढ़ रही हो और वॉल्यूम भी ज्यादा हो तो ये एक अच्छा संकेत है कि और भी लोग खरीद रहे हैं। राज ने अपने चार्ट में वॉल्यूम इंडिकेटर भी लगाया। दोपहर के 12 बजे राज ने देखा कि आईटीसी का शेयर अचानक तेजी से ऊपर जा रहा है। उसने न्यूज चेक की तो पता चला कि आईटीसी की कंपनी ने अच्छे रिजल्ट की उम्मीद जताई है। राज ने अपनी पेपर ट्रेडिंग में आईटीसी को 320 पर खरीदा और देखा कि 15 मिनट में ये 333 तक चला गया। राज को एहसास हुआ कि न्यूज ट्रेडिंग भी एक तरीका है। जब किसी कंपनी की अच्छी या बुरी न्यूज आती है तो उसके शेयर की कीमत तुरंत बदल जाती है, लेकिन उसने ये भी पढ़ा था कि न्यूज ट्रेडिंग बहुत रिस्की है क्योंकि कभी कभी न्यूज फेक भी होती है। शाम के 2 बजे राज ने अपनी पेपर ट्रेडिंग का हिसाब लगाया। उसने कुल 8 ट्रेड्स किए थे, जिसमें से 5 में फायदा हुआ था और 3 में नुकसान। कुल मिलाकर उसे 500 रुपए का फायदा होता अगर ये रियल ट्रेड होते। राज खुश था, लेकिन उसे पता था कि पेपर ट्रेडिंग और रियल ट्रेडिंग में फर्क होता है। राज ने एक यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब किया जो हर रोज मार्केट एनालिसिस करता था। उस चैनल के मालिक ने बताया कि इमोशनल कंट्रोल सबसे जरूरी चीज है ट्रेडिंग में। जब आप असल में पैसा लगाते हैं तो डर और लालच दोनों आते हैं। डर की वजह से आप जल्दी बेच देते हैं और लालच की वजह से ज्यादा देर तक होल्ड करते हैं। राज ने फैसला किया कि वो 1 हफ्ते तक सिर्फ पेपर ट्रेडिंग करेगा और फिर छोटी मात्रा में रियल ट्रेडिंग शुरू करेगा। उसने अपने बचे हुए 4,800 रुपए में से सिर्फ 1,000 रुपए ट्रेडिंग के लिए अलग रखे और बाकी को सेव किया। राज ने मूविंग एवरेज के बारे में सीखा। मूविंग एवरेज एक लाइन होती है जो बताती है कि कीमत का औसत क्या है।
जब शेयर की कीमत मूविंग एवरेज के ऊपर होती है तो यह अच्छा संकेत है और जब नीचे होती है तो बुरा। राज ने अपने चार्ट में 20 और 50 की मूविंग एवरेज लगाई। राज ने देखा कि टाटा मोटर्स का शेयर पिछले एक हफ्ते से 420 से 450 के बीच में ट्रेड कर रहा है। इसे रेंज बाउंड ट्रेडिंग कहते हैं। राज ने सोचा कि अगर वो 425 के आसपास खरीदे और 440 के आसपास बेचे तो अच्छा प्रॉफिट हो सकता है। अगले दिन राज ने अपना पहला प्लान रियल ट्रेड किया। उसने टाटा मोटर्स के 2 शेयर 428 में खरीदे। उसका प्लान था कि अगर ये 438 हो जाए तो बेच देगा और अगर 420 के नीचे जाए तो स्टॉप लॉस लगा देगा। स्टॉप लॉस का मतलब है कि अगर शेयर एक तय कीमत के नीचे जाए तो अपने आप बिक जाए। राज के दिल की धड़कन फिर तेज हो गई जब उसने रियल ट्रेड किया। वो हर 2 मिनट में अपने फोन को चेक कर रहा था। शुरू के 20 मिनट में कीमत 430 तक गई और राज को लगा कि उसका प्लान काम कर रहा है, लेकिन फिर कीमत वापस 4 साइज पर आ गई। राज ने अपने को कंट्रोल किया और फैसला किया कि वो अपने प्लान से नहीं हटेगा। उसने अपने फोन को साइड में रख दिया और अपनी कॉलेज की क्लास में चला गया। क्लास के दौरान भी उसका मन शेयर में ही लगा था, लेकिन उसने फोन नहीं निकाला। राज को HDFC बैंक के ट्रेड से जो नुकसान हुआ था उसने उसे एक बड़ी सीख दी। वो समझ गया था कि मार्केट में सिर्फ टेक्निकल एनालिसिस काफी नहीं है, बल्कि फंडामेंटल एनालिसिस भी करना जरूरी है। फंडामेंटल एनालिसिस का मतलब है कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ और इकोनॉमी की स्थिति को समझना। राज ने अपनी डायरी में लिखा कि अगली बार वो किसी भी ट्रेड से पहले न्यूज चेक करेगा। अगले दिन राज सुबह 5:30 बजे उठ गया और सबसे पहले इकोनॉमिक टाइम्स की वेबसाइट खोली। उसने देखा कि आज महंगाई की रेट आने वाली है। महंगाई की रेट का मतलब है कि चीजों की कीमतें कितनी बढ़ी हैं। अगर महंगाई ज्यादा होती है तो RBI इंटरेस्ट रेट बढ़ा देता है, जिससे शेयर मार्केट पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। राज ने सोचा कि आज वो कोई नया पोजीशन नहीं लेगा, बल्कि सिर्फ देखेगा कि मार्केट कैसे रिएक्ट करता है। राज ने अपने कमरे में न्यूज चैनल भी चालू कर दिया। CNBC और ब्लूमबर्ग क्विंट पर बिजनेस एक्सपर्ट्स बात कर रहे थे कि आज की महंगाई की संख्या मार्केट के लिए कितनी अहम है। राज को समझ आया कि बड़े ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स हमेशा इन सब चीजों पर नजर रखते हैं। उसने फैसला किया कि वो भी एक इकोनॉमिक कैलेंडर मेंटेन करेगा जिसमें सभी इंपॉर्टेंट डेट्स होंगी। 9:15 बजे जब प्री मार्केट सेशन शुरू हुआ तो राज ने देखा कि निफ्टी फ्लैट खुलने का इशारा दे रहा है। फ्लैट का मतलब है न तो ज्यादा ऊपर न ज्यादा नीचे। राज को लगा कि ट्रेडर्स महंगाई के डेटा का इंतजार कर रहे हैं। उसने नोटिस किया कि ऐसे दिनों में वॉल्यूम कम होता है क्योंकि कोई भी बड़ा रिस्क नहीं लेना चाहता। 10:30 बजे महंगाई का डेटा आया और ये अपेक्षा से कम था। राज ने तुरंत देखा कि निफ्टी तेजी से ऊपर जाने लगा। कम महंगाई का मतलब था कि RBI इंटरेस्ट रेट नहीं बढ़ाएगा, जो शेयर मार्केट के लिए अच्छी खबर थी। राज ने अपनी पेपर ट्रेडिंग में निफ्टी को 18,000 पर खरीदा और देखा कि 30 मिनट में ये 1850 तक चला गया। राज को एहसास हुआ कि न्यूज ट्रेडिंग में स्पीड बहुत जरूरी है। जब कोई अच्छी न्यूज आती है तो कीमतें तुरंत ऊपर जाती हैं और अगर आप देर करते हैं तो मौका निकल जाता है। उसने सोचा कि जब वो रियल ट्रेडिंग करेगा तो उसे न्यूज आने के 2 मिनट के अंदर ट्रेड करना होगा। राज ने देखा कि IT कंपनियों के शेयर्स आज बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। TCS, इन्फोसिस, विप्रो सभी 3 या 4% ऊपर हैं। उसने न्यूज चेक की तो पता चला कि डॉलर के मुकाबले रुपया कमजोर हुआ है। कमजोर रुपए से IT कंपनियों को फायदा होता है क्योंकि उनकी कमाई डॉलर में होती है और जब डॉलर महंगा होता है तो उन्हें ज्यादा रुपए मिलते हैं। राज ने अपनी नोटबुक में लिखा कि करेंसी मूवमेंट का सेक्टर पर बहुत प्रभाव पड़ता है। जब रुपया कमजोर होता है तो IT और फार्मा कंपनियां अच्छा करती हैं, लेकिन आयात करने वाली कंपनियों को नुकसान होता है। राज को लगा कि उसे इकोनॉमिक्स की बेसिक्स और भी अच्छे से समझनी होंगी। दोपहर के वक्त राज ने अपने दोस्त रोहित से बात की, जो दिल्ली के एक बड़े ब्रोकरेज फर्म में इंटर्नशिप कर रहा था। रोहित ने बताया कि बड़े ट्रेडर्स ऑल्गो ट्रेडिंग का इस्तेमाल करते हैं। ऑल्गो ट्रेडिंग का मतलब है कि कंप्यूटर प्रोग्राम अपने आप ट्रेड करते हैं जब कुछ कंडीशन पूरी हो जाती हैं। राज को लगा कि ये बहुत एडवांस लेवल की चीज है, लेकिन भविष्य में उसे ये भी सीखना होगा। राज ने रोहित से पूछा कि क्या छोटे ट्रेडर्स के पास भी बड़े ट्रेडर्स से मुकाबला करने का कोई तरीका है। रोहित ने बताया कि छोटे ट्रेडर्स का फायदा ये है कि वो जल्दी एंट्री और एग्जिट कर सकते हैं। बड़े ट्रेडर्स को लाखों शेयर्स खरीदने बेचने में टाइम लगता है, लेकिन छोटे ट्रेडर्स तुरंत मूव कर सकते हैं। राज ने यह भी जाना कि इंट्राडे ट्रेडिंग में हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग का बहुत इस्तेमाल होता है। इसमें सेकंड्स के अंदर हजारों ट्रेड्स होते हैं। राज को लगा कि वो इस लेवल पर कभी नहीं पहुंच सकता, लेकिन वो अपने लेवल पर बेस्ट करने की कोशिश करेगा। शाम को राज ने देखा कि निफ्टी दिन भर 18,000 से 18,200 के बीच ट्रेड करता रहा। ये एक नॉर्मल ट्रेडिंग डे था जिसमें कोई बड़ी मूवमेंट नहीं हुई। राज ने अपनी डायरी में लिखा कि ऐसे दिनों में रेंज ट्रेडिंग अच्छी रणनीति हो सकती है।
रेंज ट्रेडिंग का मतलब है नीचे की लेवल पर खरीदना और ऊपर की लेवल पर बेचना। अगले दिन राज ने फैसला किया कि वो स्विंग ट्रेडिंग भी सीखेगा। स्विंग ट्रेडिंग का मतलब है 2-3 दिन या एक हफ्ते तक शेयर को होल्ड करना। इसमें इंट्राडे ट्रेडिंग जैसी जल्दबाजी नहीं होती और थोड़ा रिलैक्स होकर ट्रेड कर सकते हैं। राज ने पढ़ा था कि बहुत से सफल ट्रेडर्स स्विंग ट्रेडिंग करते हैं। राज ने महिंद्रा एंड महिंद्रा का चार्ट देखा जो पिछले महीने भर से 1200 से 1300 के बीच ट्रेड कर रहा था। उसने नोटिस किया कि हर बार जब ये 1220 के पास आता है तो वापस ऊपर चला जाता है। राज ने सोचा कि अगर वो इसे 1225 के आसपास खरीदे और 1280 के आसपास बेचे तो अच्छा प्रॉफिट हो सकता है। लेकिन राज ने यह भी देखा कि महिंद्रा की वॉल्यूम कम है, यानी इसमें कम ट्रेडिंग हो रही है। कम वॉल्यूम वाले शेयर्स में प्राइस मूवमेंट अप्रत्याशित हो सकती है। राज ने फैसला किया कि वो हाई वॉल्यूम वाले शेयर्स में ही ट्रेड करेगा। राज ने रिलायंस का चार्ट देखा जो हाई वॉल्यूम स्टॉक था। रिलायंस 2400 से 200 के बीच पिछले 2 महीने से ट्रेड कर रहा था। राज ने चार्ट में देखा कि 2450 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है और 2550 एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस। उसने अपनी पेपर ट्रेडिंग में रिलायंस को 2460 पर खरीदा। राज ने इस बार अपना स्टॉप लॉस 2430 पर रखा और टारगेट 2530 पर। उसका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 1:3 था, यानी अगर उसे 30 रुपए का नुकसान होता तो फायदा 70 रुपए का होता। राज ने पढ़ा था कि अच्छे ट्रेडर्स हमेशा 1/2 से बेहतर रिस्क रिवॉर्ड रेशियो रखते हैं। राज ने सेक्टर रोटेशन को समझने के लिए पिछले 1 साल का डेटा देखना शुरू किया। उसने नोटिस किया कि जब महंगाई बढ़ती है तो एफएमसीजी कंपनियों के शेयर्स अच्छा करते हैं, क्योंकि लोग रोजमर्रा की चीजें तो खरीदते ही रहते हैं। जब इकोनॉमी अच्छी चलती है तो बैंकिंग और ऑटो सेक्टर में तेजी आती है। जब दुनिया में अनिश्चितता होती है तो गोल्ड और फार्मा कंपनियां अच्छा करती हैं। राज को लगा कि अगर वो सेक्टर रोटेशन को समझ जाए तो बेहतर ट्रेडिंग कर सकता है। राज ने अपनी अगली स्ट्रैटेजी में फार्मा सेक्टर को चुना, क्योंकि उसने देखा था कि कोविड के बाद से फार्मा कंपनियों का एक्सपोर्ट बढ़ रहा है। उसने सन फार्मा का चार्ट देखा जो 950 से 150 के रेंज में पिछले महीने भर से ट्रेड कर रहा था। राज ने नोटिस किया कि जब भी सन फार्मा 970 के पास आता है तो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मिलता है और जब 1030 के पास जाता है तो सेलिंग प्रेशर आता है। राज ने अपनी स्ट्रैटेजी को और भी रिफाइंड किया। उसने वॉल्यूम प्रोफाइल भी देखना शुरू किया। वॉल्यूम प्रोफाइल बताता है कि किस प्राइस लेवल पर सबसे ज्यादा ट्रेडिंग हुई है। जहां ज्यादा वॉल्यूम होता है वहां स्ट्रॉन्ग सपोर्ट या रेजिस्टेंस बनता है। सन फार्मा के चार्ट में राज ने देखा कि 980 के लेवल पर सबसे ज्यादा वॉल्यूम था, यानी ये एक इम्पॉर्टेंट प्राइस लेवल था। राज ने फैसला किया कि वो 965 के आसपास सन फार्मा खरीदेगा। लेकिन इस बार उसने एक नई टेक्निक यूज की जिसे रुपी कॉस्ट एवरेजिंग कहते हैं। इसका मतलब है कि पूरा पैसा एक साथ इन्वेस्ट नहीं करना, बल्कि थोड़ा थोड़ा करके अलग अलग लेवल्स पर खरीदना। राज ने डिसाइड किया कि वो 975 पर आधा पोजीशन लेगा और अगर प्राइस 960 तक गिरे तो बाकी आधा पोजीशन लेगा। जब सन फार्मा 968 पर आया तो राज ने अपने 1500 रुपए से एक शेयर खरीदा। उसने अपना स्टॉप लॉस 945 पर रखा और टारगेट कैंडल 25 पर। अगले दिन शेयर 965 तक गिर गया, लेकिन राज ने पैनिक नहीं किया क्योंकि ये अभी भी उसके रुपी कॉस्ट एवरेजिंग प्लान के अंदर था। तीसरे दिन जब शेयर 962 पर ट्रेड कर रहा था तो राज ने एक और शेयर खरीदा। अब उसकी एवरेज बाइंग प्राइस 970 हो गई। राज ने अपनी साइकोलॉजी को भी समझना शुरू किया। उसने नोटिस किया कि जब वो प्रॉफिट में होता है तो जल्दी बेचना चाहता है और जब लॉस में होता है तो उम्मीद करता है कि प्राइस वापस आ जाएगा। ये एक कॉमन बिहेवियरल बायस है जिसे प्रॉस्पेक्ट थ्योरी कहते हैं। राज ने अपने लिए क्लियर रूल्स बनाए कि वो अपने प्री डिसाइडेड टारगेट से नहीं हटेगा, चाहे इमोशंस कुछ भी कहें। राज के सन फार्मा के ट्रेड में 5 दिन बाद मूवमेंट आई। कंपनी ने अपने क्वार्टरली रिजल्ट्स अनाउंस किए जो एक्सपेक्टेड से बेहतर थे। शेयर एक दिन में 995 से 915 तक चला गया। राज के दोनों शेयर्स मिलाकर उसे 90 रुपए का प्रॉफिट हो रहा था। राज का मन था कि वो प्रॉफिट बुक कर दे, लेकिन उसका टारगेट अभी भी 25 पॉइंट्स दूर था। राज ने अपनी डिसिप्लिन मेंटेन की और वेट किया। अगले दिन शेयर 128 तक गया और राज के प्रॉफिट का टारगेट हिट हो गया। उसने अपने दोनों शेयर्स N25 में बेच दिए। टोटल मिलाकर उसे 110 रुपए का नेट प्रॉफिट हुआ। राज बहुत खुश था क्योंकि इस ट्रेड में उसने अपनी सभी रूल्स फॉलो की थी और इमोशनल डिसीजंस नहीं लिए थे। राज ने अब अपनी ट्रेडिंग जर्नल को और भी डिटेल्ड बनाया। वो हर ट्रेड के लिए लिखता था कि क्यों एंट्री ली, क्यों एग्जिट किया, मार्केट कंडीशंस क्या थे और कौन सी चीजें सही गईं या गलत गईं। उसने पाया कि जब वो प्लान ट्रेड्स करता है तो सक्सेस रेट ज्यादा होती है और जब इम्पल्स में ट्रेड करता है तो मोस्टली लॉस होता है। राज ने रूल बनाया कि वो कभी भी बोर्डम या फोमो की वजह से ट्रेड नहीं करेगा।
राज ने क्रिप्टो करेंसी के बारे में भी सुना था, लेकिन उसने डिसाइड किया कि वो पहले स्टॉक मार्केट में एक्सपर्ट बनेगा, फिर क्रिप्टो ट्राई करेगा। उसने पढ़ा था कि क्रिप्टो मार्केट में वॉलेटिलिटी बहुत ज्यादा होती है और बिगिनर्स के लिए ये सूटेबल नहीं है। राज का अप्रोच था कि वो एक चीज को प्रॉपरली सीखेगा, फिर दूसरी चीज में मूव करेगा। राज ने अब डेरिवेटिव मार्केट के बारे में सीरियस स्टडी शुरू की। उसने सीखा कि फ्यूचर्स और ऑप्शंस का यूज करके लिमिटेड कैपिटल के साथ भी बड़े पोजीशंस ले सकते हैं, लेकिन इसमें रिस्क भी उतना ही ज्यादा होता है। राज ने डिसाइड किया कि वो पहले फ्यूचर्स को पेपर ट्रेड करके समझेगा, फिर रियल मनी इन्वेस्ट करेगा। राज ने निफ्टी फ्यूचर्स का चार्ट देखा और पाया कि ये कैश मार्केट के साथ मोस्टली सिमिलर मूव करता है, लेकिन कभी कभी प्रीमियम या डिस्काउंट पर ट्रेड करता है। जब मार्केट बुलिश होता है तो फ्यूचर्स प्रीमियम पर ट्रेड करता है और जब बेरिश होता है तो डिस्काउंट पर। राज ने नोटिस किया कि एक्सपायरी के पास आने पर फ्यूचर्स की प्राइस कैश प्राइस के बराबर हो जाती है। राज ने अपनी पहली फ्यूचर्स ट्रेड पेपर मनी में निफ्टी दिसंबर एक्सपायरी में की। उसने 18,250 पर लॉन्ग पोजीशन लिया क्योंकि उसे लगता था कि मार्केट में शॉर्ट टर्म बुलिशनेस है। फ्यूचर्स में लेवरेज होता है, यानी कम मार्जिन देकर ज्यादा क्वांटिटी का ट्रेड कर सकते हैं। राज ने कैलकुलेट किया कि अगर निफ्टी 100 पॉइंट्स अप जाता है तो उसे 500 रुपए का प्रॉफिट होगा, लेकिन अगर 100 पॉइंट्स डाउन जाता है तो उतना ही लॉस भी होगा। राज को फ्यूचर्स ट्रेडिंग में स्पीड का इंपॉर्टेंस समझ आया। कैश मार्केट में अगर कोई स्टॉक 5% गिरे तो 50 रुपए के स्टॉक में 5 रुपए का लॉस होगा, लेकिन फ्यूचर्स में लेवरेज की वजह से सेम परसेंटेज मूव में हजारों का प्रॉफिट या लॉस हो सकता है। राज ने डिसाइड किया कि वो फ्यूचर्स में बहुत केयरफुल रहेगा और प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट यूज करेगा। राज के रिलायंस के कॉल ऑप्शन से मिली सफलता ने उसका आत्मविश्वास बढ़ा दिया था, लेकिन उसे पता था कि ऑप्शन ट्रेडिंग में एक सफल ट्रेड का मतलब ये नहीं कि वो एक्सपर्ट बन गया है। उसने अपनी डायरी में लिखा कि ऑप्शन ट्रेडिंग में भाग्य का फैक्टर बहुत ज्यादा होता है और लगातार प्रॉफिट के लिए सही रणनीति और अनुशासन चाहिए। राज ने फैसला किया कि वो अगले 2 हफ्ते सिर्फ पेपर ट्रेडिंग करेगा और ऑप्शन की अलग अलग रणनीतियों को समझेगा। राज ने ऑप्शन की सबसे पॉपुलर रणनीति कवर्ड कॉल के बारे में पढ़ा। इसमें आप कोई स्टॉक होल्ड करते हैं और उसके कॉल ऑप्शन सेल करते हैं। अगर स्टॉक की कीमत स्टेबल रहती है तो आपको ऑप्शन का प्रीमियम मिलता रहता है। राज ने सोचा कि ये रणनीति उन इन्वेस्टर्स के लिए अच्छी है जो लंबे समय के लिए स्टॉक होल्ड करते हैं और साथ में एक्स्ट्रा इनकम भी चाहते हैं। राज ने प्रोटेक्टिव पुट रणनीति भी सीखी। इसमें आप कोई स्टॉक खरीदते हैं और साथ में पुट ऑप्शन भी बाय करते हैं। पुट ऑप्शन एक बीमा की तरह काम करता है। अगर स्टॉक की कीमत गिरती है तो पुट ऑप्शन की वैल्यू बढ़ जाती है, जिससे आपका लॉस कम हो जाता है। राज को लगा कि यह रणनीति रिस्क से डरने वाले इन्वेस्टर्स के लिए परफेक्ट है। राज ने बुल कॉल स्प्रेड और बियर पुट स्प्रेड के बारे में भी पढ़ा। इन रणनीतियों में आप एक साथ अलग अलग स्ट्राइक प्राइस के ऑप्शन बाय और सेल करते हैं। इससे आपका मैक्सिमम प्रॉफिट लिमिटेड हो जाता है, लेकिन मैक्सिमम लॉस भी लिमिटेड हो जाता है। राज ने समझा कि प्रोफेशनल ट्रेडर्स इन रणनीतियों का बहुत यूज करते हैं क्योंकि इनमें रिस्क कंट्रोल होता है। राज का एक दोस्त आर्यन दिल्ली की एक प्रोप्राइटरी ट्रेडिंग फर्म में काम करता था। आर्यन ने राज को बताया कि बड़े ट्रेडर्स के पास एडवांस सॉफ्टवेयर होते हैं जो रियल टाइम में ऑप्शन की फेयर वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। वो ग्रीक्स को कंटिन्यूअसली मॉनिटर करते हैं और जैसे ही कोई ऑप्शन ओवर प्राइस्ड या अंडर प्राइस्ड हो जाता है वो उसे एक्सप्लॉइट करते हैं। आर्यन ने राज को बताया कि ऑप्शन सेलिंग भी एक प्रॉफिटेबल रणनीति हो सकती है। जब आप ऑप्शन बाय करते हैं तो टाइम डिके आपके अगेंस्ट वर्क करती है, लेकिन जब आप ऑप्शन सेल करते हैं तो टाइम डिके आपके फेवर में वर्क करती है। हर दिन ऑप्शन की वैल्यू कम होती जाती है और एक्सपायरी के दिन अगर ऑप्शन आउट ऑफ मनी है तो सेलर को पूरा प्रीमियम मिल जाता है। राज ने ऑप्शन सेलिंग के रिस्क के बारे में भी जाना। जब आप ऑप्शन बाय करते हैं तो मैक्सिमम लॉस प्रीमियम तक लिमिटेड होता है, लेकिन जब आप ऑप्शन सेल करते हैं तो थ्योरेटिकली अनलिमिटेड लॉस हो सकता है। इसलिए ऑप्शन सेलिंग में प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। आर्यन ने सजेस्ट किया कि राज को क्रेडिट स्प्रेड से शुरुआत करनी चाहिए, जिसमें लॉस लिमिटेड होता है। राज ने आयरन कंडोर रणनीति के बारे में पढ़ा, जो ऑप्शन सेलर्स की फेवरेट रणनीति है। इसमें आप 4 ऑप्शन का कॉम्बिनेशन यूज करते हैं, 2 कॉल ऑप्शन और 2 पुट ऑप्शन। ये रणनीति तब प्रॉफिटेबल होती है जब अंडरलाइंग एसेट की प्राइस एक पार्टिकुलर रेंज में रहती है। राज को लगा कि यह रणनीति साइडवेज मार्केट के लिए परफेक्ट है। राज ने निफ्टी के आयरन कंडोर की पेपर ट्रेडिंग की। उसने 18,000 का पुट सोल्ड किया 15 रुपए प्रीमियम पर और 17,800 का पुट बॉट किया 8 रुपए में। साथ ही 18,200 का कॉल सोल्ड किया 12 रुपए प्रीमियम पर और 18,400 का कॉल बॉट किया 6 रुपए में। नेट प्रीमियम रिसीव्ड था 13 रुपए पर लॉट।
राज की रणनीति थी कि अगर एक्सपायरी के दिन निफ्टी 17,800 से 18,200 के बीच क्लोज करता है तो उसे मैक्सिमम प्रॉफिट मिलेगा। राज के आयरन कंडोर ट्रेड में मार्केट उसके फेवर में था। निफ्टी एक्सपायरी के दिन 18,050 पर क्लोज हुआ, जो उसके प्रॉफिट जोन के बीच में था। उसे पूरा प्रीमियम प्रॉफिट के रूप में मिला। राज को रियलाइज हुआ कि ऑप्शन सेलिंग रणनीतियों में सक्सेस रेट ज्यादा होती है क्योंकि टाइम डिके सेलर के फेवर में वर्क करती है। राज ने अब सिस्टमेटिक अप्रोच अपनाने का डिसाइड किया। उसने अपने लिए एक ट्रेडिंग प्लान बनाया। हर हफ्ते की शुरुआत में वो मार्केट एनालिसिस करेगा और डिसाइड करेगा कि इस हफ्ते की मार्केट डायरेक्शन क्या हो सकती है। मार्केट एनालिसिस के बेस पर वो अपनी रणनीतियां सेलेक्ट करेगा। बुलिश मार्केट के लिए बुल स्प्रेड्स, बेयरिश मार्केट के लिए बियर स्प्रेड्स और साइडवेज मार्केट के लिए आयरन कंडोर्स। राज ने बैक टेस्टिंग भी सीखी। बैक टेस्टिंग का मतलब है हिस्टोरिकल डेटा का यूज करके ये चेक करना कि आपकी रणनीति पास्ट में कैसा परफॉर्म करती। राज ने पिछले 6 महीने के डेटा पर अपनी आयरन कंडोर रणनीति को बैक टेस्ट किया। उसने पाया कि 70% केसेस में ये रणनीति प्रॉफिटेबल थी, लेकिन बाकी 30% में लॉसेस भी हुए थे। राज ने रिस्क मैनेजमेंट के लिए पोजीशन साइजिंग के रूल्स बनाए। उसने डिसाइड किया कि वो कभी भी अपनी टोटल कैपिटल का 10% से ज्यादा किसी एक ट्रेड में रिस्क नहीं करेगा। अगर उसके पास 10,000 रुपए हैं तो मैक्सिमम 1,000 रुपए एक ट्रेड में लगाएगा। इससे अगर कुछ ट्रेड्स में लॉस भी हो जाए तो ओवरऑल पोर्टफोलियो पर ज्यादा इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। राज ने रियलाइज किया कि ऑप्शन ट्रेडिंग में साइकोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है। जब मार्केट आपके फेवर में चलता है तो ग्रीड आता है कि और ज्यादा रिस्क लें। जब मार्केट अगेंस्ट चलता है तो फियर आता है और गलत डिसीजन लेते हैं। राज ने अपने लिए रूल बनाया कि वो हमेशा अपनी प्री डिसाइडेड प्लान के अकॉर्डिंग ही काम करेगा, चाहे इमोशंस कुछ भी कहें। राज ने अपने कॉलेज के दोस्तों को भी अपनी ट्रेडिंग जर्नी के बारे में बताया। कुछ दोस्तों ने उसका मजाक उड़ाया और कहा कि शेयर मार्केट जुआ है,